सब्सक्राइब कीजिए इंडियन डिफेंस न्यूज चैनल को और बेल आइकन को दबाइए डिफेंस रिलेटेड न्यूज सबसे पहले देखने के लिए। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अंशुमन नायक और आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है इंडियन डिफेंस न्यूज की डिफेंस टॉक सीरीज में, जहां पर हम रोज नए नए डिफेंस अपडेट्स के बारे में बात करते हैं। तो चलिए देर ना करते हुए आज की वीडियो शुरू करते हैं। आज की पहली अपडेट न्यूक्लियर सबमरीन्स को लेके है। टाइम्स नाउ में एक रिपोर्ट के मुताबिक भारत और रशिया के बीच अभी एक और अकुला क्लास की न्यूक्लियर अटैक सबमरीन को लीज पर लेने के लिए डिस्कशन किया जा रहा है। बताया गया कि ये डिस्कशन अभी प्रिलिमिनरी स्टेज में है, लेकिन भारत की तरफ से एक और न्यूक्लियर सबमरीन को लीज पर लेने के लिए कोशिश की जा रही है। अभी हमारे पास एक ही अकुला क्लास की सबमरीन है जिसका नाम आयनस चक्र है और इस सबमरीन को 2012 में रशिया से लीज पर लिया गया था। इसकी लीज पीरियड अभी 2022 तक है, लेकिन अभी इसको 2025 तक इंक्रीज करने की कोशिश भी की जा रही है। चाइनीज नेवी की प्रेजेंस धीरे धीरे करके इंडियन ओशन रीजन में बढ़ती ही जा रही है और चाइना को चेक करने के लिए इंडियन नेवी की स्ट्रेंथ को भी मजबूत करने की जरूरत है। आमतौर पर न्यूक्लियर सबमरीन को सीक्रेट प्रोजेक्ट के अंदर ही क्लासिफाई किया जाता है और इसके बारे में ज्यादा डिटेल पब्लिक नहीं किया जाता है। लेकिन टाइम्स नाउ की रिपोर्ट के मुताबिक रशिया से सेकेंड न्यूक्लियर सबमरीन को लीज पर लेने के बाद भी भारत एक और न्यूक्लियर सबमरीन को रशिया से लेने की कोशिश करने वाला है और 2020 से 2030 के अंदर भारत 2 न्यूक्लियर अटैक सबमरीन के साथ साथ 2 अरिहंत क्लास की न्यूक्लियर बैलिस्टिक मिसाइल सबमरीन और कलवरी क्लास के कन्वेंशनल सबमरीन को अपने फ्लीट में शामिल करने वाला है। अगला अपडेट US-2 एम्फीबियस एयरक्राफ्ट को लेके है। आप सभी को याद होगा भारत और जापान के बीच 12 US-2 एम्फीबियस एयरक्राफ्ट को खरीदने के लिए काफी दिनों से नेगोशिएशन चलती ही जा रही है, लेकिन अभी तक ये फाइनल नहीं हो पा रहा है। सबसे पहले इस तरीके के एयरक्राफ्ट को खरीदने के लिए 2011 में प्रस्ताव दिया गया था और उसके बाद जब पीएम नरेंद्र मोदी जी 2014 में जापान की गश्त पर गए थे तो उस दौरान इस डील को रिवाइव किया गया और जापान की सिन्माई की तरफ से इन प्लेन्स को भारत में ही जॉइंटली मैन्युफैक्चर करने का ऑफर दिया गया। इन एयरक्राफ्ट को सर्च एंड रेस्क्यू, सर्विलेंस या फिर इंटेलिजेंस गैदरिंग जैसे मिशन में डिप्लॉय किया जा सकता है, लेकिन इनकी प्राइस काफी ज्यादा है और अभी तक इनकी प्राइस नेगोशिएशन कंप्लीट नहीं हो पा रही है। ऐसा लगता था कि 15 से 17 दिसंबर के बीच जब जापान के प्राइम मिनिस्टर शिंजो अबे जी भारत के गश्त पर आएंगे तो पीएम मोदी जी के साथ होने वाली उनकी मीटिंग के दौरान इस डील को फाइनल कर दिया जाएगा। लेकिन मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक अभी शायद इस डील को इस दौरान फाइनल किया जाएगा। ऐसा नहीं है कि इस डील को अभी कैंसिल कर दिया जाएगा, लेकिन आपको पता होगा कि नेवी की बजट में अभी थोड़ी सी डेफिशिएंसी चल रही है और ऐसे में ये एयरक्राफ्ट अभी नेवी की प्रायोरिटी लिस्ट में भी नहीं है, यानी कि नेवी इसमें अभी इन्वेस्ट नहीं करना चाहती है। तो शायद इसी वजह से अभी इस डील को फिर से पेंडिंग लिस्ट में ही डाल दिया जाएगा। अगला अपडेट इंडियन आर्मी की तरफ से है। दोस्तों, अक्टूबर में एक अपडेट आया था कि इंडियन आर्मी की तरफ से यूनाइटेड स्टेट्स से 600 एक्स कैलिबर एमुनिशन को खरीदा गया था और इन एमुनिशन को हमारे सारे 155 mm स्टैंडर्ड की आर्टिलरी गन से फायर किया जा सकता है, चाहे वो बोफर गन हो, धनुष गन हो, K9 वज्र T गन हो या फिर हमारी M777 अल्ट्रालाइट हाउजर हो। एक्स कैलिबर एमुनिशन की बात करें तो इनकी रेंज एक नॉर्मल आर्टिलरी सेल के मुकाबले ज्यादा होती है और ये 40 से 50 किलोमीटर तक मार कर सकते हैं। इन सारे एमुनिशन को उस वक्त इमरजेंसी परचेज के तौर पर खरीदा गया था, जिस वजह से तुरंत इनकी डिलीवरी हमें कर दिया गया। आज भारत में यूनाइटेड स्टेट की जो एम्बेसी है उनकी तरफ से एक ट्वीट किया गया है जिसमें यह बताया गया है कि अभी भारत की तरफ से पोखरण में एक्स कैलिबर एमुनिशन को टेस्ट किया गया है और इन एमुनिशन को अभी हमारे M777 गन से फायर किया गया था। इंडियन आर्मी की तरफ से एक्स कैलिबर एमुनिशन के जो 600 राउंड खरीदे गए थे उनमें से 500 राउंड की एक्यूरेसी 20 मीटर की और बाकी 100 राउंड की एक्यूरेसी 2 मीटर की है। अगला अपडेट भारत और पाकिस्तान के बीच हुई 1971 की जंग को लेके है। इसके बारे में आप सभी को पता होगा कि 1971 के दौरान पाकिस्तान प्रेग्नेंट था और नॉर्मल डिलीवरी नहीं हो रहा था और बेचारा ईस्ट पाकिस्तान तड़प रहा था। उसके बाद जब भारत की तरफ से पाकिस्तान को नॉर्मल डिलीवरी करने के लिए कहा गया तो पाकिस्तान राजी नहीं हुआ, तो मजबूरन भारत की तरफ से सीजरिंग करना पड़ा और फलस्वरूप बांग्लादेश पैदा हुआ था। लेकिन कुछ पाकिस्तानी मीडिया देखने के बाद मुझे ये पता लगा कि अभी पाकिस्तान 9 दिसंबर को हैंगोर डे के नाम पर सेलिब्रेट कर रही है और वो इस वजह से इसे सेलिब्रेट करते हैं क्योंकि 9 दिसंबर को पाकिस्तानी नेवी के एक सबमरीन हैंगोर ने इंडियन नेवी की INS खुकरी को डुबा दिया था और यकीन मानिए ये पाकिस्तानी नेवी की आज तक का सबसे बड़ा अचीवमेंट है, क्योंकि इसके बाद उन्होंने कुछ नहीं किया है, या फिर ये भी कह सकते हैं कि इसके बाद इंडियन नेवी ने उनको कुछ करने लायक छोड़ा ही नहीं था।
जाहिर सी बात है कि आईएनएस खुखरी को खो देना इंडियन नेवी के लिए एक बहुत ही बड़ा लॉस था, क्योंकि इसमें हमारे 18 ऑफिसर और करीब 176 सेलर वीर गति को प्राप्त हुए थे। लेकिन पाकिस्तानी मीडिया ये बताने की कोशिश कर रही है कि आईएनएस खुखरी को डुबाने के बाद इंडियन नेवी की मोराल काफी डाउन हो गया था, जबकि बात एकदम उल्टी थी, क्योंकि आईएनएस खुखरी डूबने के बाद इंडियन नेवी ने बिना एनेस्थेसिया के पाकिस्तान के ऊपर ऑपरेशन करना चालू कर दिया था, जिसके फलस्वरूप पाकिस्तानी नेवी के 3 फ्रंटलाइन वॉरशिप्स को डुबा दिया गया और कराची पोर्ट को पूरी तरीके से नष्ट कर दिया गया और अंत में बांग्लादेश पैदा हो गया। इसी दौरान 93,000 पाकिस्तानी सोल्जर्स को सरेंडर करना पड़ा और वर्ल्ड वॉर 2 के बाद ये पहली बार हुआ था जब एक ही बार में किसी देश के इतने सारे सोल्जर सरेंडर किए थे। अगला अपडेट भारत और फ्रांस की तरफ से है। फ्रांस की तरफ से अभी बताया गया कि वो इंडियन नेवी के साथ मिलकर जॉइंट पेट्रोलिंग मिशन को करने वाले हैं। फ्रेंच नेवी के कमांडर वाइस एडमिरल डिदिर मेलेथ्रे ने बताया कि इंडियन नेवी और फ्रेंच नेवी अब से इंडियन ओशन रीजन में एक साथ मिलकर जॉइंट पेट्रोलिंग को करने वाले हैं और चाइनीज प्रेजेंस को काउंटर करने की कोशिश भी करने वाले हैं, क्योंकि चाइना अभी श्रीलंका की हम्बनतोटा, पाकिस्तान की ग्वादार और जिबूती में अपने बेस बनाने के बाद इंडियन ओशन रीजन की सिक्योरिटी को ज्यादा कॉम्प्लिकेट कर रहा है और जिस रीजन में चाइना अपनी प्रेजेंस को बढ़ा रहा है उसी रीजन में मैक्सिमम वर्ल्ड वाइड ट्रेड रूट के अलावा 85% वर्ल्ड वाइड वेब के केबल गए हुए हैं, यानी कि अगर एक भी केबल कट जाता है तो इंटरनेट कनेक्शन डिस्कनेक्ट हो सकता है। फिलहाल अभी कई सारे बैकअप प्लान भी किए जा चुके हैं, लेकिन फिर भी इनकी सुरक्षा जरूरी है। अगर आपको नहीं पता है तो पूरे दुनिया भर में केबल्स को बिछाया गया है जिनकी मदद से हमें इंटरनेट कनेक्टिविटी प्रोवाइड किया जाता है। 2020 से ही इंडियन नेवी की एक P-8 एयरक्राफ्ट फ्रांस की रियूनियन आइलैंड पर जाने वाली है, जहां पर ये फ्रेंच नेवी के फ्रिगेट के साथ मिलकर मोजाम्बिक चैनल से जॉइंट पेट्रोलिंग को शुरू करने वाले हैं। इसके अलावा अभी दोनों ही देशों की तरफ से नॉर्थ वेस्ट इंडियन ओशन, गल्फ ऑफ एडन और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में भी जॉइंट पेट्रोलिंग को करने का विचार किया जा रहा है। तो दोस्तों अभी के लिए इतना ही, मिलता हूं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।